नमस्कार, मैं दुर्गाशरण दुबे। आज इस वीडियो में हम केतुदेव के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष के सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक केतुदेव माने जाते हैं। दरअसल राहु और केतु के बारे में तमाम प्रकार की धारणाएं, तमाम प्रकार की जनश्रुतियां में प्रचलित हैं। मैंने अपने अनुभव में और मैंने क्या समझा इनके बारे में, क्या जाना है और क्या मेरे एक्सपीरियंस में आया है, उन सबको इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने रखने का मेरा ये प्रयास है। एक्चुअली ना केवल राहु और केतु, कोई भी ग्रह किसी व्यक्ति विशेष, किसी जीव विशेष से किसी प्रकार की ना तो कोई दोस्ती जैसा संबंध रखता है, ना दुश्मनी जैसा संबंध रखता है। वे तमाम ग्रह जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वो भी अपने एक काल चक्र की ड्यूटी में बंधे हुए होते हैं और हमारे जिस प्रकार के जो हमारे एफर्ट्स होते हैं, जो हमारे कर्मा होते हैं, जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये हमको फल प्रदान करते हैं। राहु और केतु के संदर्भ में एक बड़ी पौराणिक कथा आती है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों के सम्मिलित प्रयासों का एक नतीजा था। उसके द्वारा समुद्र में से 14 विभिन्न दुर्लभ चीजों की उसमें से प्रादुर्भाव हुआ था। तो उन्हीं में से एक था अमृत कलश। अब स्वरभानु नाम का एक दैत्य बड़ी चालाकी से उस अमृत कलश को हासिल करके उसकी कुछ बूंदें होता है, उसको वो गटक गया, उसने पान कर लिया, अमृत पान कर लिया। ऐसी कंडीशंस में भगवान विष्णु को जब सूर्य और चंद्र ने सूचित किया कि ये स्वरभानु ने अमृत का पान किया है, तब भगवान विष्णु ने जो स्वरभानु था उस पर अपने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। चूंकि वो स्वरभानु उस समय तक अमृत का पान कर चुका था, अतएव तो उसकी डेथ नहीं हुई, उसका शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट था वो सिर रूपी था और जो लोअर पार्ट था वो धड़ था पूरा। तो जो सिर रूपी पार्ट था उसको हम राहु के नाम से जानते हैं और जो धड़ रूपी पार्ट था उसको हम केतु के नाम से जानते हैं। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि चूंकि वो अमर हो चुका था और उसकी ग्रहों में गणना भी होने लगी। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो केतु है वो हमारा पास्ट है और राहु है वो हमारा फ्यूचर है, और इन सब के बीच में हम प्रेजेंट है। यानी केतु हमारा पास्ट है, राहु हमारा फ्यूचर है। राहु क्या है? डिजायर है, इच्छा है, एक चाहत है। केतु क्या है? तड़प है, अनफुलफिल्ड डिजायर है। और राहु क्या है? किसी भी चीज को पाने की एक लालसा है। राहु और केतु को एक लाइफ साइकिल के रूप में यदि समझा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट माने जाते हैं। इनको अवॉइड करके हम किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लैरिफाइड रूप से समझ ही नहीं सकते, या बन ही नहीं सकता वो कॉन्सेप्ट। जो केतुदेव है उनका संबंध हमारी डेथ से है, हमारे बर्थ से है। कितना इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो गया वो, जिसका संबंध हमारी मृत्यु से है और जिसका संबंध हमारे जीवन से है। वो कितना इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो गया। केतुदेव एक प्रकार की जो कोड होता है उसको लेकर हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ आते हैं। जो हमारे पास्ट कर्मा होते हैं उसको हमारे साथ लेके आते हैं इस जन्म के अंदर, और उनको फुलफिल कराने के लिए राहु देव अग्रसर होते हैं। वो उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। इस प्रकार से ये दोनों प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल उदाहरण के द्वारा इस संपूर्ण प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे सपोज कीजिए मुझे एक जॉब के लिए या किसी अपने कैरियर वाइज के लिए मैं बड़ा एफर्ट कर रहा हूं। आप इसको किसी भी लेवल में ले सकते हैं, मैं इसको अपने ऊपर उदाहरण में ले रहा हूं। आप इसको कैरियर के रूप में ले सकते हैं, आप इसको लव के रूप में ले सकते हैं, आप इसको फैमिली रिलेशंस के रूप में ले सकते हैं, सोसाइटी में अपने प्रेस्टीज के रूप में ले सकते हैं, किसी अन्य प्रकार के बिजनेस के रूप में ले सकते हैं, किसी अन्य प्रकार की चीजों में भी इसको अपने ऊपर धारण कर सकते हैं। तो मैं अपने कैरियर के लिए, जॉब के लिए बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरे एफर्ट्स हैं, वो सब मेरे अवचेतन मस्तिष्क के अंदर स्टोर होते जाते हैं। इसका हमें पता नहीं चलता है। ये हमको पता नहीं चलता है कि कोई चीज कहाँ स्टोर हो रही है और वो किस तरीके से हमारी इंटरनल मेमोरी के साथ एसोसिएट हो रही है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आप कभी सोचते हैं तो आप कभी यूरोप के बारे में नहीं सोचते, वहां की लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं सोचते, आप वहां की वर्किंग स्टाइल के बारे में नहीं सोचते, वहां के या अफ्रीका के बारे में नहीं सोचते, या किसी अन्य जगह के बारे में नहीं सोचते। आप केवल अपने आसपास की चीजों के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि आपके एफर्ट्स, आपके जो थॉट है वो वहीं तक सीमित है, और जहां तक सीमित है वही तो हमारे साथ जुड़ी रहेगी।
जो चीज हमसे जुड़ रही है वो हमारे साथ में हमारे भीतर एसोसिएट भी हो रही है और इसका हमें पता नहीं चलता है। तो जब भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं, कई दफे हमारे वो पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं, कई दफे हमारे वो जो नेगेटिव रिजल्ट भी होते हैं जो हमको नहीं मिले और उनके संदर्भ में हमने काम किया है, वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होती जाती हैं। अब मैं बहुत एक गुड बात आपको बताने जा रहा हूं और ये बहुत संक्षिप्त रूप में बताने जा रहा हूं, लेकिन ये इसमें नियतिवाद और कर्मवाद दोनों का बड़ा ही अद्भुत सम्मिश्रण है। जैसे इस यूनिवर्स में एक जीव की इंटरनल मेमोरी होती है, यानी उसका वो फाउंडेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही जीव को अपना सफर तय करना होता है। इसको फाउंडेशन मेमोरी भी कह सकते हैं, इसको इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। ये नियतिवाद है, यानी ये आपकी डिटरमिन्ड चीज है जो आपको मिलनी तय है। ये गॉड के द्वारा हो सकती है, इसको नेचर के द्वारा कहें या किसी अन्य व्यवस्था के द्वारा कहें, क्योंकि वो एक प्रासंगिक नहीं होगा। यहां पर मैं उन चीजों के बारे में डिफाइन करूं तो वो ये वीडियो मतलब अपने मुद्दे से थोड़ा सा इतर हो सकता है। तो वो जो इंटरनल मेमोरी है, इसके साथ साथ जो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जो डाटा है, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, यानी जो रोजमर्रा की चीजें होती है, जिनके प्रति हमारी डिजायर होती है, जो इनके प्रति हमारा एफर्ट्स होता है, वो चीजें उस इंटरनल मेमोरी के साथ में एसोसिएट होने लगती हैं और एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद में वो हमारी इंटरनल मेमोरी से कंजक्शन कर लेती हैं। ये कर्मवाद है, यानी ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हो, हमारे मस्तिष्क के द्वारा हो, हमारे मन के द्वारा, जिनमें हमारा एफर्ट्स लगा हुआ हो, जिनमें हमने अपनी जी जान झोंकी हो और वो चीज हमें नहीं मिल रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। वो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हो सकता है वो इंटरनल मेमोरी से उतनी साम्यता नहीं रखती हूं, लेकिन उनके प्रति आपका झुकाव, आपका रुझान इतना ज्यादा हो गया कि वो हमारे अवचेतन मन के अंदर, अवचेतन मस्तिष्क के अंदर उस इंटरनल मेमोरी के साथ में एसोसिएट हो गई और उसको कहते हैं पेंडिंग कर्मा। और ये कर्मा ही इंटरनल मेमोरी के रूप में, केतु के रूप में हमें नेक्स्ट बर्थ में हमको मिलता है। इस चीज को आप बेहद अच्छे से समझ सकते हैं यदि मेरे इन व्यूअर्स में से कोई एक बहुत डीप मेडिटेशन वगैरह या तमाम तरीके की योग क्रिया वगैरह करता होगा, उन चीजों को बड़े आसानी से समझ सकता है कि किस तरीके से ये दोनों चीजें एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। यहां जहां केतुदेव बैठे होते हैं, उसके जस्ट सामने राहुदेव बैठे होते हैं। राहुदेव उन जो पेंडिंग कर्मास हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उनको फुलफिल कराने के लिए तत्पर बैठे हुए होते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है, इसी के बीच लाइफ है हमारी। प्रेजेंट हम यही है, वो फ्यूचर है, ये पास्ट है। पास्ट और फ्यूचर के बीच में हम प्रेजेंट हैं और इसमें बहुत बड़ा रोल नियतिवाद का भी है, इंटरनल मेमोरी का भी है, और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी जो एक्सटर्नल मेमोरी है, जिसको हमने इंटरनल मेमोरी के साथ कंजक्ट कर लिया है और उसका एक पार्ट बन गई है, उसका भी है। और उसी के अकॉर्डिंग सारी साइकिल्स चलती रहती हैं। तो यहां केतु नेगेटिव तभी होगा जब आप किसी का बहुत बुरा या बहुत गलत करके आ चुके हैं और उसका फल नहीं मिला आपको, लेकिन वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहेंगी। आप जीवन में आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी कर्मा करते हैं या जो भी इंद्रियों के जनित कार्य होते हैं, उसकी जो चीजें होती, कोई दुनिया कुछ ना देखे, लेकिन वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर रहते हैं। आप बाहर की चीजें नहीं सोचते हैं। जो अवचेतन मन में डाटा स्टोरेज रहता है, वो हमसे जुड़ी हुई चीजों के बारे में, हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट के बारे में और हमारे एफर्ट्स से उससे संबंधित डाटा ही वहां स्टोर रहता है। और यही आगे प्रोसेस होता है। जब ये बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है, एक लिमिट को क्रॉस कर लेता है, तो ये पार्ट हो जाता है हमारी इंटरनल मेमोरी का और फिर इसको पे करना होता है। राहुदेव के पास में क्या ब्रेन है, उनके पास दृष्टि है, विजन है, उनके पास में कान है, नाक है, तो इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन केतु देव ऐसा नहीं करते। केतु देव के पास दृष्टि नहीं है, उनके पास ब्रेन नहीं है, दृढ़ है। वो फोर्सफुली काम करता है, सडन काम करता है, ताकत से काम करता है। अब यहां ये देखने वाली बात होती है कि केतु पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर केतु के साथ में बीच की स्थिति बहुत कम होती है, केतु या पॉजिटिव होगा तो आपको बहुत बुलंदी पे ले जाएगा। झंडा है ना, ये झंडा क्या होता है, बुलंदी का भी हो सकता है और बर्बादी का भी हो सकता है। जितने भी बड़े योगी, साधु, संत और जितने भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो संपन्न व्यक्ति होते हैं, उनके में केतु पॉजिटिव ही देखा गया है। केतु क्या करता है, केतु मनन करवाता है। मेडिटेशन करने वाले लोग इस चीज को जानते हैं कि हमने जो क्या चीजें की है, हमने क्या चीज की है, इसी कारण हमको ये चीजें मिल रही हैं और उसका एक कारण है। अब वो ऐसी कंडीशंस में उन चीजों कारणों के बारे में जानते हैं तो दुखी भी नहीं होते, उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं करते, उसके बारे में बहुत ज्यादा
अपनी द्वेष भावना भी नहीं रखते, घृणा का भाव भी इनके अंदर नहीं होता है। तो इस प्रकार से केतु एक शुभ ग्रह के रूप में भी काम करता है। पामिष्टी में भी ये बहुत अद्भुत ग्रह है। ये हमारे पामिष्टी में मणिबंध जो रेखाएं होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये भाग होता है, ये केतु भाग होता है, और इसकी बीच वाला भाग होता है, ये राहु भाग होता है। और जो हमारी फेट लाइन होती है, वो सबसे बढ़िया फेट लाइन मानी जाती है, जो मणिबंध रेखाओं से निकलती है, यानी केतु और राहु से होती हुई शनि पर्वत तक जाती है। वो सबसे अद्भुत और अच्छी रेखाओं में से मानी जाती है, यदि ऐसी फेट लाइन किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।